हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतवर्ष की प्रमुख नदियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों से। तो दोस्तों सबसे पहले है सिंधु नदी। सिंधु नदी जलतंत्र भारतीय प्रायद्वीप के प्रमुख नदी जलतंत्रों में से एक है। दोस्तों आपको बता दूं कि सिंधु नदी जो है यह हिमालय के निर्माण होने से पहले से ही बहती है, अतः दोस्तों इसको पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है। दोस्तों सिंधु नदी में सिंध के अलावा सतलज, चेनाब, रावी, झेलम और ब्यास यह 5 नदियां भी बहती हैं और इन्हीं 5 नदियों को एक साथ मिलाकर यह पंचनद कहलाता है। तो सिंधु के साथ में है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। अब दोस्तों हम एक एक नदी को आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है सिंधु नदी। दोस्तों आपको बता दूं कि सिंधु नदी का जो उद्गम है, सिंधु नदी जो है यह तिब्बत के जो चीन ऑक्युपाइड तिब्बत है वहाँ से तिब्बत में यह मानसरोवर नामक झील से इसका उद्गम होता है। और इसके बाद दोस्तों यह नदी जो है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और लगभग 2800 किलोमीटर की दूरी यह तय करती है। और इन 2800 में दोस्तों 1100 किलोमीटर इसकी दूरी जो है वह भारत में होती है, बाकी की ये पाकिस्तान में बहती है। दोस्तों इसका अधिकतर जो क्षेत्र है वह भारत के पीओके से होके गुजरता है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ से होके गुजरता है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल और गिलगिट यह दोस्तों सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों इन क्षेत्रों से होकर गुजरते हुए यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जो राजधानी है मुजफ्फरपुर, वहाँ से होते हुए यह कराची के पास में यह अरेबियन सी में, अरब सागर में यह नदी गिरती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है सतलज नदी। तो दोस्तों यह सिंधु नदी जो जलतंत्र है उसकी दूसरी सर्वप्रमुख सहायक नदी है और इसका भी उद्गम मानसरोवर झील के पास से ही होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों कि सिंध नदी और सतलज नदी इन दोनों का ही उद्गम जो है कि तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। तो यह जो सतलज नदी है यह भारत के लुधियाना, फिरोजपुर, रोपड़ आदि प्रमुख शहरों से होकर गुजरती है। दोस्तों इसका ज़्यादातर भाग दोस्तों हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर गुजरता है और भारतीय क्षेत्र में इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि जो हमारे भारतवर्ष का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नंगल बांध, यह बांध दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इसी सतलज नदी पर ही बनाया गया है। और साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि इसी बांध पर जो एक गोविंद सागर नामक झील है वह देश की सबसे बड़ी बनाई हुई या कृत्रिम झील है। इसके साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि यह नदी भारतीय सीमा से होते हुए पाकिस्तान में पंचनद नामक स्थान पे जो है कि यह चेनाब नदी से मिल जाती है और यही चेनाब नदी आगे जाकर सिंध नदी से मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है रिवर चेनाब नदी। तो दोस्तों चेनाब नदी का जो उद्गम है वह भारत के ही हिमाचल प्रदेश राज्य में होता है और हिमाचल प्रदेश राज्य में दोस्तों यह 2 धाराओं के मिलने से, 2 धाराएं कौन कौन सी हैं, चंद्र और भागा, जब यह दोनों ही धाराएं चंद्र और भागा नामक जो धाराएं हैं वह जास्कर पर्वत श्रेणी में बारालाचा पास के पास में मिलती हैं, तब इस नदी का नाम पड़ जाता है चंद्रभागा। और इसके बाद इस नदी आगे जाकर यह नदी जो है कि चिनाब कहलाती है। इसी नदी पर जम्मू और कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा 559 मीटर की ऊंचाई, रिवर बेड से 559 मीटर की ऊंचाई पर एक रेलवे ब्रिज बन रहा है। और साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि किशनगंगा, सलाल, बलगिहार, दुलहस्ती आदि जो है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो महत्वपूर्ण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वह इसी चिनाब नदी पर बनाया गया है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि यह नदी पाकिस्तान में मिठान कोट में सिंधु नदी से मिलती है, लेकिन यह सिंधु नदी से मिलने से पहले रावी, ब्यास, सतलज आदि नदियों का पानी भी अपने साथ ले लेती है। इसके साथ ही बता दूं दोस्तों
कि यह नदी को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है रिवर रावी नदी। तो दोस्तों रावी नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश में होता है और हिमाचल प्रदेश के दोस्तों कांगड़ा जिले में दर्रे से इस नदी का उद्गम होता है। दोस्तों इस नदी की कुल लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है और साथ ही दोस्तों लाहौर, चांबा और गुरदासपुर ये प्रमुख शहर हैं जो कि रावी नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है ब्यास नदी। तो दोस्तों ब्यास नदी का जो उद्गम है यह भी रोहतांग दर्रे के पास से ही, जहाँ से रावी नदी निकलती है उसी के आसपास से ही यह नदी भी निकलती है। और यह नदी जो है इसकी बड़ी खासियत है कि यह संपूर्ण रूप से भारत में ही बहती है। और दोस्तों कुल्लू, मनाली, अमृतसर, कपूरथला आदि शहरों से होते हुए यह नदी हिरके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। दोस्तों इस नदी की कुल लंबाई जो है वह लगभग 425 किलोमीटर की है। दोस्तों झेलम नदी। दोस्तों झेलम नदी का उद्गम जो है जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में होता है और वहाँ पर एक वेरी नाग नामक झील है, उसी झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। दोस्तों इस नदी की एक बड़ी खासियत है कि श्रीनगर की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध नदी बुलर झील, तो यह नदी बुलर झील में गिरती है और फिर बुलर झील से निकलती भी है। आगे बता दूं दोस्तों कि तुलबुल जल शक्ति परियोजना बहुत ही सुर्खियों में रही। यह जल शक्ति परियोजना जो है वह इसी नदी पर बनाई गई है और आगे जाकर यह नदी पाकिस्तान में त्रिम्बू नामक स्थान पर चिनाब नदी से ही मिल जाती है और चिनाब नदी फाइनली सिंधु नदी में मिलती है। आगे है दोस्तों सिंधु नदी जल समझौता। इस समझौते के अनुसार दोस्तों इस नदी तंत्र की 3 नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम पाकिस्तान की, जबकि 3 नदियां सतलज, रावी और ब्यास यह भारतीय नियंत्रण में होंगी। करेंगे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही सुंदर कोटेशन है यहाँ पर, उसको देखते हैं दोस्तों, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया है। तो देखिए कोट क्या है दोस्तों, फ्रॉम हर सोर्स टू द सी, फ्रॉम ओल्ड टाइम्स टू द न्यू, गंगा इज़ द स्टोरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि अपने उद्गम से अपने समापन तक तथा पुराने समय से आज तक के समय तक गंगा जो नदी है वह भारतीय सभ्यता की कहानी है। गंगा नदी का उद्गम दोस्तों उत्तराखंड राज्य के उत्तर काशी जिले में गंगोत्री नामक हिमानी से होता है। प्रारंभ में दोस्तों जब यह नदी निकलती है तो वह गंगा उसका नाम नहीं होता है, उस समय दोस्तों इसका नाम भागीरथी होता है। भागीरथी नामक एक धारा होती है और जब दोस्तों आगे चलते हुए यह धारा अलकनंदा नामक दूसरी एक धारा से देवप्रयाग में मिलती है, तब इस धारा का नाम बदलकर हो जाता है गंगा। अब दोस्तों यह जो अलकनंदा नामक धारा है यह भी कई धाराओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कि इस देखिए दोस्तों इस पेज पर भी मैंने लिख रखा है धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये जो है विष्णु प्रयाग में मिलती है तब ये अलकनंदा बन जाती है दोस्तों। इसके बाद अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है रुद्रप्रयाग में। इसके बाद अलकनंदा पिंडार गंगा से मिलती है कर्णप्रयाग में। और फाइनली जब अलकनंदा भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, तब यह जो दोनों नदियों की संयुक्त धारा है तभी गंगा नदी बन जाती है, तभी यह प्रॉपरली गंगा नदी कहलाती है। दोस्तों ये जो मैंने चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को आप अपने नोट्स में, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें ज़रूर से इसको मेंशन कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, या तो फिर इस जो है वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कई बार क्वेश्चंस आए हैं कि अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलती हैं। तो दोस्तों अपने नोट्स ज़रूर बना के रखिए आप। कई बार आप लोग ऐसा करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं, तो नोट्स ना बनाने की वजह से आपको बहुत दिक्कत होती है। आगे अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देवप्रयाग के बाद यह नदी दोस्तों हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, पटना आदि अनेक शहरों से होते हुए गुजरती है। और तब दोस्तों बिहार के बाद यह नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती दोस्तों, तब यह नदी फरक्का बैराज के पास में 2 प्रमुख वितरिकाओं
दो प्रमुख भागों में ये टूट जाती है। जैसे दोस्तों वहाँ पर दो धाराएं आपस में आकर मिली हैं तब जाके एक नदी बनी है, उसी तरह से दोस्तों फरक्का के पास में यह दो भागों में, दो प्रमुख भागों में टूट जाती है। एक भाग जो भारत में बहती है उसको हुगली कहते हैं, और दूसरी भाग जो कि बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। दोस्तों बताता चलूँ आपको कि गंगा नदी की भारतीय क्षेत्र में लंबाई जो है वह लगभग 2500 किलोमीटर है, जबकि बाकी के लगभग 300 किलोमीटर यह बांग्लादेश में बहती है। तो इस प्रकार इस नदी की टोटल लेंथ जो है वह 2800 किलोमीटर है। दोस्तों इस संदर्भ में आपको ये भी बता दूं कि गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा भारतवर्ष का लगभग 25% एरिया को सिंचित किया जाता है। यह भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हुगली, जब वहाँ से दो वितरिकाएँ टूट जाती हैं और हुगली नदी जो है कि भारत में बहती है, और कोलकाता, जैसा कि आप शहर को आप जानते भी होंगे दोस्तों, तो कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल में दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बड़े डेल्टा का निर्माण कर दिया दोस्तों, और इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन। सुंदरबन इसका नाम इसलिए दोस्तों क्योंकि इस डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुत ही अधिकता है, बहुत घने वन पाए जाते हैं। दैट्स द रीज़न कि इस वन को सुंदरबन कहा जाता है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि इस सुंदरबन में जो हमारा प्रख्यात बंगाल टाइगर है तो इसी सुंदरबन में पाए जाते हैं। तो यह हो गई दोस्तों बात गंगा की। अब हम आगे बढ़ते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी की। दोस्तों यमुना नदी की जो टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई है, वह लगभग 1380 किलोमीटर है, और यह पूरी तरह से भारत में ही बहती है। दोस्तों यमुना नदी का जो उद्गम है वह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में बंदरपुंज नामक हिमानी से होता है। दोस्तों इसके बाद यह नदी जो है वह दिल्ली, मथुरा, आगरा आदि शहरों से होती हुई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में यह नदी गंगा नदी से मिल जाती है, और इसी गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रसिद्ध कुंभ का मेला लगता है। अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला हमारा पॉइंट है चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी की टोटल लेंथ है वह लगभग 960 किलोमीटर की है, और इस नदी का उद्गम दोस्तों विंध्य की पहाड़ियों में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास में होता है। दोस्तों इस नदी की भी प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो है बनास नदी। इसके साथ ही अन्य इसकी नदियां हैं दोस्तों, सहायक नदियां काली, सिंध और पार्वती। दोस्तों गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर यह इस नदी पर, चंबल नदी पर बनाई गई प्रमुख जल परियोजनाएं हैं, नदी परियोजनाएं हैं दोस्तों। और आपको बताता चलूँ दोस्तों कि राजस्थान का प्रसिद्ध नगर कोटा भी चंबल नदी के किनारे में ही बसा हुआ है दोस्तों। आगे चलते हुए चंबल नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी के विषय में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ दोस्तों, चंबल नदी देश की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है। मतलब इसका ये है दोस्तों कि इसमें प्रदूषण की मात्रा जो है बहुत ही कम है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में चंबल नदी को पौराणिक कथाओं के अनुसार इनको ऐसा श्राप दिया गया था कि आपके जल का कोई प्रयोग नहीं करेगा, कोई पिएगा नहीं। दोस्तों आज वही अभिशाप चंबल नदी के लिए आशीर्वाद साबित हो रहा है, और यह देश की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक नदी है। अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है केन नदी। लगभग 360 किलोमीटर लंबी यह नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के मालवा के पठारों में होता है। दोस्तों यह नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से आकर मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यमुना की एक अन्य प्रमुख सहायक नदी बेतवा नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप होता है। इसके बाद लगभग 590 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दोस्तों यह नदी जो है वह हमीरपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में यह यमुना नदी में गिर जाती है। दोस्तों दासन नदी बेतवा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और साथ ही साथ बताता चलूँ दोस्तों
कि माता टीला नामक बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है वो इसी बेतवा नदी पर बनाया गया है। एक बात बताता चलूँ दोस्तों, जब कभी भी आप ज्योग्राफी से संबंधित चीज़ों को पढ़िए, टॉपिक्स को पढ़िए, तो आप मैप को ज़रूर देखिए। मैप को देखने से ही आपकी क्लैरिटी बढ़ती है और चीज़ें आपको दिमाग में ज़्यादा देर तक बनी रहती हैं। अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे है हमारा दामोदर नदी। दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यह हर साल इसमें भीषण बाढ़ आती है और यह नदी बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाती है बंगाल में। दोस्तों, दामोदर नदी का उद्गम जो है वह छोटा नागपुर के पठारों से होता है। बराकर इस दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और दोस्तों, कोलकाता से लगभग 40 किलोमीटर आगे दोस्तों यह नदी जो हमारी गंगा नदी है और हुगली नदी बन जाती है। तो हुगली नदी में दोस्तों यह नदी गिर जाती है कोलकाता से 40 किलोमीटर आगे। जिस तरह से बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है दोस्तों, उसी तरह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह नदी भी बहुत ही प्रत्येक वर्ष बिहार में ज़बरदस्त तबाही मचाती है। और दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि यह नदी, कोसी नदी जो है वो अपनी नदी का जो धारा है उसको हमेशा बदलने, उसका जो प्रवाह है उसको बदलने के लिए बहुत फेमस है। आपको इस संदर्भ में बता दूँ दोस्तों कि वर्ष 2008 में इस नदी ने अपना जो नदी का क्षेत्र है वो एरिया वो 100 किलोमीटर पूर्व की ओर शिफ्ट कर लिया था। तो आप ज़रा सोच सकते हैं दोस्तों कि यह कितना ही खतरनाक है। दोस्तों, कोसी नदी को जो उद्गम है कोसी नदी का, वह नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के पास में होता है। दोस्तों, इस प्रकार यह एक हिमालयन नदी है। आगे बताता चलूँ दोस्तों कि कोसी नदी को सप्तकोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि इस नदी का जो प्रादुर्भाव होता है, यह नदी जो बनती है प्रॉपरली, जिस तरह से गंगा नदी है कई धाराओं से मिलकर बनती है, उसी तरह से दोस्तों कोसी नदी भी 7 धाराओं से मिलकर बनती है। और यही कारण है कि इसको सप्तकोसी नदी भी कहा जाता है। और इन 7 धाराओं में सबसे प्रमुख जो धारा है वह है अरुण नदी। आगे है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि अमरकंटक की पहाड़ियों से एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का भी जो उद्गम है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से ही होता है। आगे बताता चलो दोस्तों कि रिहंद जल नदी परियोजना इसी सोन नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बनाया गया है। दोस्तों, जोहिला, उत्तरी कोयल, गोपत तथा रिहंद आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे है दोस्तों घाघरा नदी। तो दोस्तों घाघरा नदी का उद्गम जो है वह तिब्बत में मानसरोवर नामक झील से होता है। मानसरोवर में दोस्तों मानसरोवर झील से ही सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंध आदि महत्वपूर्ण नदियों का भी उद्गम होता है। इसको मैंने आपको जब सिंधु नदी के बारे में पढ़ाया था तब मैंने इस चीज़ को आपको डिटेल में बताया था। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि शारदा, सरजू तथा राप्ती आदि नदियाँ जो हैं वह घाघरा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और सरजू नदी के ही तट पे हमारा अयोध्या बसा हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए यह नदी लगभग 1080 किलोमीटर की यात्रा भारत में तय करते हुए बिहार में छपरा में यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है। आगे है दोस्तों गंडक तथा बूढ़ी गंडक। दोस्तों, ये जो दोनों ही नदियां हैं, इन दोनों ही नदियों का उद्गम तिब्बत नेपाल की सीमा पर होता है। और एक बात बताता चलो दोस्तों कि जो ये बूढ़ी गंडक है वह पहले जो गंडक नदी जहाँ से बहती थी उसी के पैरेलली, उसी के समांतर क्रम में यह नदी बहती है। दोस्तों, लगभग 425 किलोमीटर की दूरी भारत में तय करती है और यह हाजीपुर में जो है कि गंगा नदी मिल जाती है। जबकि बूढ़ी गंडक जो है दोस्तों यह लगभग 610 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मुंगेर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। आगे है दोस्तों गोमती नदी। दोस्तों, यह गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है, सहायक नदी है, जो कि जिसका उद्गम किसी पठार या हिमालय से नहीं होता है। दोस्तों, इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर नामक झील से होता है। और दोस्तों, लखनऊ, जौनपुर तथा सुल्तानपुर आदि इस नदी के किनारे बसे हुए महत्वपूर्ण शहर हैं। दोस्तों, यह नदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वह कैलाश मानसरोवर
हिमनद, जहाँ पर दोस्तों आपको याद होगा जब मैंने सिंध नदी के बारे में आपको पढ़ाया था, तो सिंध और सतलज नदी का जो उद्गम होता है वह हिमालय के कैलाश रेंज में होता है, मानसरोवर हिमनद के पास में। उसी के पास में ही दोस्तों एक और भी हिमनद है, उसका नाम है चेमायुंगडुंग। तो दोस्तों चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत में। और दोस्तों तिब्बत में जब इस नदी का उद्गम होता है तो अपने उद्गम के समय यह नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है। दोस्तों सांगपो यह एक तिब्बती वर्ड है, तिब्बत का एक शब्द है और जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है शुद्धिकरण या शुद्ध करने वाली। मतलब कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह उस क्षेत्र में या तिब्बत में एक शुद्धिकर्ता के नाम से या सांगपो के नाम से जानी जाती है। दोस्तों जब यह नदी स्टार्ट होती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, इसके बाद दोस्तों यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहना शुरू कर देती है। जबकि आप ध्यान देंगे कि सतलज और सिंध नदियाँ जो हैं वह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और फिर वो भारत होते हुए या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर होते हुए यह नदी पाकिस्तान में फिर बहने लगती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इस क्षेत्र से जो ये मानसरोवर कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र है वहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, सतलज, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी का भी। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम स्थान से उद्गम होती है, निकलती है और लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह हिमालय की उत्तरी तलहटी के बिल्कुल पैरेलली होते हुए यह नदी लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इस दूरी को तय करने के बाद दोस्तों भारतीय क्षेत्र में यह नदी प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही यह नदी प्रवेश करती है वहाँ पर यह नदी जो है कि लोहित और दिहांग नामक 2 सहायक नदियों के साथ इसका मिलन होता है। और जैसे ही इसमें लोहित और दिहांग नदियाँ मिलती हैं, इसके बाद लोहित दिहांग नदियों और सांगपो नदी की जो एक संयुक्त धारा है, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। उससे पहले ये सांगपो कहलाती है। लोहित और दिहांग नामक 2 जो इसकी ट्रिब्यूटरी कहें या सहायक नदियाँ कहें दोस्तों, तो यह सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। दोस्तों इस क्षेत्र में यह जो है कि गहरी खाइयाँ बनाती हैं, जिन्हें जॉर्जेस या कैनेडियन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद यह नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम की घाटियों में पहुंचती है। और असम की घाटियों में दोस्तों लगभग यह 750 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह इसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में दोस्तों इसका नाम, जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम जमुना हो जाता है। देखिए दोस्तों तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, जब भारतीय टेरिटरी में या भारतीय क्षेत्र में रहती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। और जब ये बांग्लादेश में चली जाती है दोस्तों तो इसका नाम जमुना हो जाता है। दोस्तों जमुना यह जो नदी है लगभग 270 किलोमीटर की दूरी तय करती है बांग्लादेश में। तभी आपको याद होगा जब मैंने जो है कि गंगा नदी के बारे में आपको पढ़ाया था, तो गंगा नदी जो है कि उत्तराखंड से उद्गम होती है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार होती हुई जैसे ही बंगाल में पहुंचती है, तो बंगाल में यह फरक्का बैराज नामक स्थान पर 2 प्रमुख भागों में टूट जाती है, बढ़ जाती है। एक भाग होता है दोस्तों हुगली का, और जो हमारे भारतवर्ष में बहती है उसका हुगली नाम हो जाता है। और जो बांग्लादेश में जो सिरा चला जाता है या जो शाखा बांग्लादेश में चला जाता है उसे भागीरथी कहा जाता है। और भागीरथी नदी जो है जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ब्रह्मपुत्र या जो बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, मतलब जमुना और भागीरथी नदी जब मिलती है तब इस नदी का नाम बदल के पद्मा हो जाता है। दोस्तों इस नदी के नाम बहुत बदले हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि पहले सांगपो है, फिर ब्रह्मपुत्र होता है, फिर जमुना होता है, फिर पद्मा होता है। और पद्मा भी आगे जाकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगभग 40 किलोमीटर आगे जाकर जब यह पद्मा बराक नामक सहायक नदी से मिलती है, इसके बाद यह नदी मेघना के नाम से जानी जाने लगती है। तो दोस्तों मेघना नदी जो है फाइनली बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व यह नदी विशाल
सुंदरबन डेल्टा बनाती है। वही सुंदरबन डेल्टा जो कि भारत में भी जो हुगली नदी बनाती है, तो हुगली वो पूरा एक कंप्लीट जो जोन है, जो सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा है, वो भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों में ये फैला हुआ है। और इसका जो स्ट्रेच है, जो इसकी बंगाल की खाड़ी में जो ये पूरा फैला हुआ है, उसका जो मतलब कि जो एक लेंथ है, एक दूरी है, वह लगभग 400 किलोमीटर का है। 400 किलोमीटर का इसका रेंज है, जो कि इसका एक डेल्टा बनाती है। दोस्तों एक बार फिर बता दूं कि सुंदरबन डेल्टा जो है यह दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है। और इसी सुंदरबन इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता पाई जाती है और इसी में ही रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और यह नदी डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, तेजपुर और जोराहाट नामक शहरों से भी होकर गुजरती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ इसी तरह के और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे अपने ही टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। और आगे दोस्तों, अभी तक तो हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा। अब ब्रह्मपुत्र की जो प्रमुख कुछ सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आती है प्रमुख नदी मानस नदी। दोस्तों मानस नदी का जो उद्गम है वह भारत और भूटान की सीमा पर जो है कि हिमालय की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों यह नदी जो है भूटान की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। साथ ही साथ पता चलो दोस्तों कि यह नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, मतलब यह जो नदी है वह हिमालय के जन्म से पहले भी यह नदी बहती थी। और साथ ही बताता चलूँ दोस्तों, अपनी उद्गम से लगभग 376 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह नदी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। आगे है दोस्तों तीस्ता नदी। यह नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप लोगों ने कई बार इस पे जो एक महत्वपूर्ण बांध बना हुआ है तीस्ता जल नदी परियोजना, इसके बारे में कई बार आप लोगों ने सुना होगा। तो दोस्तों तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में होता है और यह नदी जो है कि सिक्किम की जीवन रेखा कही जाती है। दोस्तों यह नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल होते हुए यह नदी बांग्लादेश में जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। दोस्तों दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी नामक शहर इसी जो है कि नदी के किनारे बसे हुए हैं। एक बात बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1787 ईस्वी में एक बहुत ही बड़ा बाढ़ आया हुआ था और उस बाढ़ से पहले यह नदी ब्रह्मपुत्र की नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदी थी। और इस बाढ़ के बाद सन 1787 के बाढ़ के बाद इस नदी ने अपना जो है कि कोस्ट चेंज कर लिया और यह नदी अब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई है। आगे है दोस्तों बराक नदी। तो बराक नदी का उद्गम दोस्तों नागालैंड राज्य में माउंट जापो की पहाड़ियों से होता है और इसके बाद दोस्तों यह नदी मणिपुर की पहाड़ियों से होकर गुजरते हुए जो है कि मेघालय से होकर गुजरते हुए यह नदी बांग्लादेश में चली जाती है और जहाँ पर बांग्लादेश में इस नदी को सुरमा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बताता चलूँ दोस्तों कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 40 किलोमीटर आगे यह नदी पद्मा नदी मिल जाती है और पद्मा नदी में मिलने के बाद इस नदी का फाइनली नाम हो जाता है मेघना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह नदी मेघालय राज्य में स्थित चेरापूंजी और मानिसराम इन दोनों ही जगहों से होके गुजरती है, जो कि पहले तो चेरापूंजी था, अब मानिसराम हो गया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थान जो है वो मानिसराम है और वह मेघालय में ही स्थित है। तो यह नदी उस चेरापूंजी और मेघालय क्षेत्र से होकर गुजरती है। आगे है दोस्तों मणिपुर नदी। दोस्तों मणिपुर नदी का जो है उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है और यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल से होते हुए आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। साथ ही साथ बताते चलूँ दोस्तों कि मणिपुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लोकटक झील है। तो लोकटक झील
को भी यह नदी ही पानी। इसके अतिरिक्त दोस्तों दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, शंकोस, धनसिरी, डिबोग आदि इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों ये था ब्रह्मपुत्र नदी एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में, और जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते थे उनको मैंने कवर किया है। और साथ ही फिर भी अगर कोई भी एक पॉइंट छूट गया हो, कोई भी ऐसा पॉइंट, तो आप मुझे इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लोगों ने सिंधु नदी का जो जल तंत्र है वो, इसके बाद गंगा नदी एवं उसके सहायक नदियों, इन दोनों ही टॉपिक्स को हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। और अब हम अपना स्टार्ट करते हैं दोस्तों दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ या प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों यह नदी जैसे ही स्टार्ट होती है तो दो पर्वत श्रृंखलाओं सतपुड़ा और बिंद के बीच से यह ज़्यादातर होके गुजरती है। और दोस्तों यह नदी जो है कि जबलपुर नामक शहर से भी होके गुजरती है। और साथ ही जबलपुर के बाद ये दोस्तों यह एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है भेड़ाघाट। तो भेड़ाघाट में संगमरमर की पहाड़ियों की संगमरमर के चट्टानों से भी यह होके गुजरती है, और वहाँ पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धुआंधार नामक जलप्रपात भी बनाती है। दोस्तों गुजरात में जो सरदार सरोवर परियोजना है या सरदार सरोवर डैम है वह इसी नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। दोस्तों इसके साथ ही बताता चलूँ कि यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के अलावा लगभग 15 किलोमीटर, एक बहुत ही छोटा पार्ट, लगभग 15 किलोमीटर पार्ट यह महाराष्ट्र से भी होकर गुजरती है। दोस्तों इन राज्यों से होकर गुजरने के बाद यह नदी खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है, लेकिन उससे पहले यह नदी एस्चुरी बनाती है। दोस्तों यह नदी ध्यान दीजिएगा डेल्टा नहीं बनाती है, यह नदी अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी बनाती है। यहाँ पर एक बात और ऐड कर दूँ दोस्तों कि अमरकंटक की पहाड़ियों से ही एक और प्रमुख नदी जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, सोन नदी। तो सोन नदी का भी जो उद्गम है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से ही होता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसी अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से ही एक और महत्वपूर्ण नदी है जो है कि महानदी, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो महानदी का भी उद्गम इसी एरिया के पास में होता है। आगे है दोस्तों ताप्ती नदी, या इसे कई जगह पे तापी नदी भी कहा जाता है। तो दोस्तों तापी नदी या ताप्ती नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि यह नदी भी जो ताप्ती नदी है वह नर्मदा नदी के बिल्कुल पैरेलली समांतर क्रम में चलती है दोस्तों। और यह नदी जो है इसलिए इस नदी को दोस्तों नर्मदा नदी की जुड़वां नदी भी कहा जाता है। दोस्तों यह नदी भी मध्य प्रदेश के बाद गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है, और खंभात में खाड़ी में गिरने से पहले यह नदी भी एस्चुरी बनाती है। दोस्तों गुजरात का प्रसिद्ध शहर सूरत भी ताप्ती नदी के ही किनारे बसा हुआ है, और पूर्णा इस ताप्ती नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। दोस्तों ककरपारा और उगाई नामक प्रसिद्ध परियोजनाएं ताप्ती नदी पर ही स्थापित की गई हैं। आगे है दोस्तों गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बताता चलूँ दोस्तों कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, और यह भारत में गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। दोस्तों गोदावरी नदी का जो उद्गम है वह महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में त्रयंबक नामक स्थान से होता है। दोस्तों इसके साथ ही बताता चलूँ कि प्राणहिता, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों पोंचाम पाद नामक जो है कि एक नदी जल परियोजना, यह कर्नाटक राज्य में इसी नदी पर ही बनाया गया है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों प्रयाग, उज्जैन और हरिद्वार की तरह नासिक में भी गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। दोस्तों यह नदी महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा
होते हुए आंध्र प्रदेश में दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। आगे है दोस्तों कृष्णा नदी। दोस्तों दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी ही है, जिसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। दोस्तों कृष्णा नदी मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि तुंगभद्रा और भीमा इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। विजयवाड़ा नामक शहर कृष्णा नदी के ही किनारे बसा हुआ है। दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना, कोयना परियोजना, अलमाटी परियोजना, सेलम परियोजना आदि बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं दोस्तों इसी नदी पर बनाई गई हैं। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है मूसी नदी, और इसी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर भी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आगे अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। अब है हमारा कावेरी नदी। दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से दोस्तों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से कावेरी को दक्षिण की गंगा कही जाती है। दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर थोड़ी दूर केरल में भी बहती है, लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस केरल में। इसके बाद यह नदी तमिलनाडु में बहती हुई यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों बताता चलूँ कि प्रसिद्ध मैसूर के प्रसिद्ध शासक टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम भी कावेरी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। साथ ही मेट्टूर नदी परियोजना भी इस नदी पर बनाई गई प्रमुख जल नदी परियोजना है। आगे है दोस्तों महानदी। महानदी दोस्तों उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी है, और महानदी का उद्गम दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा नामक स्थान से होता है। दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 850 किलोमीटर है। जबकि साथ ही साथ बताता चलूँ दोस्तों कि देश का सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इसी महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। दोस्तों शिवनाथ, हसदेव, मंड, जोंक, तेल आदि जो है इस महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ से निकलकर यह नदी जो है कि एमपी होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथ ही बता दूं दोस्तों कि कटक और संबलपुर जैसे शहर भी इसी महानदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे है दोस्तों माही नदी। दोस्तों माही नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में होता है, और मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत में होता है। दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं बता चलूँ कि बार बार विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात आती है, तो विंध्य पर्वत के विषय में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि विंध्य पर्वत ही मानी जाती है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक। मतलब कि विंध्य पर्वत के उत्तरी जो क्षेत्र है वह उत्तरी भारत कहलाता है, और विंध्य पर्वत का जो दक्षिणी ढलान है उसके पीछे की चीज़ें जो है वो दक्षिणी भारत कहलाती हैं। दोस्तों माही नदी की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साथ ही बताता चलो दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलकर यह नदी राजस्थान होते हुए गुजरात में अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी बनाती है। आगे है दोस्तों राजस्थान राज्य की सबसे प्रमुख नदी लूनी नदी। दोस्तों लूनी नदी का जो उद्गम है वह अजमेर शहर के नज़दीक में अरावली पर्वत श्रृंखला के पास में होती है। दोस्तों इस नदी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसका जो पानी है वह नमकीन है। उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वहाँ से इसमें बहुत जो है कि जो साल्ट्स हैं, जो कई सल्फेट्स हैं वो आते होंगे इनके पानी में। अपने उद्गम स्थल से लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह नदी दोस्तों गुजरात के
कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, वहाँ पर ये विलुप्त हो जाती है। आगे है दोस्तों साबरमती नदी। दोस्तों साबरमती नदी जो है यह भी जो है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में ही मेवाड़ की पहाड़ियों से ही निकलती है और अपने उद्गम स्थल से लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खंभात की खाड़ी में यह नदी भी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों प्रसिद्ध अहमदाबाद शहर भी अहम साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। एक बड़ी खास बात है दोस्तों कि यह नदी जो है यह दो धाराओं साबर और हाथमती, इन दोनों धाराओं के मिलने से इस नदी का स्टार्टिंग होती है, या यह नदी का जो इन दोनों धाराओं की जो संयुक्त धारा है साबर और हाथमती की जो संयुक्त धारा है वही साबरमती नदी कहलाती है। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि ये जो नदियों से और उसकी परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप जो भी अपना नोट्स बनाइए उसमें कौन सी नदी, देखिए लेंथ इसकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेंथ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि लंबाई कितनी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वह नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है, यह महत्वपूर्ण है, और उस पर बनने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। इनका दोस्तों अपना नोट्स ज़रूर बनाइए, आप चाहे हैंडमेड नोट्स बनाइए या फिर आप चाहें तो जो है कि टाइप करके भी कंप्यूटर पे भी बना सकते हैं, लेकिन अपने नोट्स ही बनाइए। दोस्तों जो आपका लास्ट एग्ज़ाम होता है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है उसके एक दिन पहले आपके अपने नोट्स ही काम आते हैं और वही एक नंबर ही आपको फेल या पास कराते हैं, एग्ज़ाम में क्वालिफाई कराते हैं या फिर आप फेल होते हो। तो यही मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, हर वीडियो में ही कहता हूँ कि आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, बिना नोट्स के आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अपनी वीडियो में हम दोबारा आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आगे है दोस्तों सुवर्ण रेखा। दोस्तों सुवर्ण रेखा नामक जो यह नदी है वह रांची के पठारों से निकलती है और इसके विषय में इतना याद रखिए कि जमशेदपुर जो शहर है वो सुवर्ण रेखा के नदी के किनारे ही बसा हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है। और दोस्तों बताता चलूँ कि लोअर जब यह नदी अपने अंतिम समय में जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यह उस समय उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में एक सीमा भी निर्धारित करती है। आगे है दोस्तों ब्राह्मणी नदी। दोस्तों ब्राह्मणी नदी जो है वो कोयल और शंख नामक दो धाराएं हैं। इन दोनों धाराएं जब राउरकेला शहर के नज़दीक में जो है कि ये दोनों धाराएं मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा जो है वही ब्राह्मणी नदी कहलाती है। दोस्तों ब्राह्मणी नदी की लंबाई भी लगभग 400 किलोमीटर है और यह नदी जो है कि बैतरणी नामक एक नदी है उसके साथ मिलकर अपना डेल्टा बनाती है। आगे है दोस्तों पेन्नार नदी। यह नदी दोस्तों कर्नाटक के कोलार जिले के नंदीदुर्ग नामक पहाड़ी से निकलती है और इस नदी का जो अफवाह क्षेत्र है दोस्तों, यह जो नदी है वह कृष्णा और कावेरी दो बड़ी नदियों के बीच में यह नदी बहती है। आगे है दोस्तों वैगाई नदी। दोस्तों यह नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरई नामक शहर के आसपास से निकलती है और दोस्तों यह नदी पाक जल संधि जो है जो बिल्कुल ही श्रीलंका के नज़दीक है वहाँ पर यह पाक जल संधि में गिर जाती है। आगे है दोस्तों शारावती नदी। दोस्तों यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और साथ ही याद रखिए दोस्तों यह नदी पर अपने देश का भारतवर्ष का सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 271 मीटर है वह इसी नदी पर ही स्थित है। आगे है दोस्तों केरल राज्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है पेरियार नदी। दोस्तों पेरियार नदी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए केरल में वेम्बनाड झील के उत्तर में अरब सागर में गिर जाती है। दोस्तों इसी पेरियार झील पर एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण और हमेशा चर्चा में रहने वाला बांध है, परियोजना है, इडुक्की बांध परियोजना। दोस्तों ये ज़रूर याद रखिएगा कि इडुक्की बांध परियोजना जो है वह पेरियार में है। साथ ही दोस्तों इसी से रिलेटेड एक चीज़ बता दूं कि पेरियार जो है वह पेरियार जो है कि वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस टॉपिक में मैंने उन सभी पहलुओं को इंक्लूड करने की कोशिश की है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। फिर भी कोई पॉइंट अगर छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ ही दोस्तों अपने नोट्स आप बनाते चलिए जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ। चलते चलते दोस्तों आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन यही है, निम्नलिखित में से किस स्थान से दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी
की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी नदी मिलती है, जबकि दूसरी जो है नदी वह अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। और आपके ऑप्शन है महाबलेश्वर, नासिक, बद्रीनाथ और अमरकंटक। दोस्तों चारों ऑप्शन हैं आपके पास, आप कोई भी एक आंसर दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन IAS 2009 में पूछा गया है। और साथ ही साथ बता दूं दोस्तों कि अगर आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो आप इसका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। पेज का जो लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। चलती है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।